आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनवरी से फरवरी माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो एमपीपीसीएस, यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर के लिए रामबाण साबित होगा। और इसके लिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो इस बार 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? भारत के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो पौष्टिक अनाजों का वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, इस रूप में भारत के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को मनाया जा रहा है। ये भारत ने सुझाव दिया था, इस वजह से यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जा रहा है। अगला प्रश्न ये है कि जब 26 जनवरी 2023 को कार्यक्रम शुरू हुए तो उसके 3 दिन पहले 23 जनवरी 2023 को एक दिवस मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, जिसके संबंध में पराक्रम दिवस? इसका उत्तर क्या होगा? पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न है, किस द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने नामकरण किया है? तो इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने नामकरण किया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर जिस राजपथ में परेड की जाती है उसका वर्तमान नाम किंग्स वे से बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी तक राजपथ जिसमें परेड होती थी उसका नाम किंग्स वे था, उसका नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नया नाम है कर्तव्य पथ। उसका नया नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। एक प्रश्न आपको यह भी तैयार हो जाएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। इन्हें 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, विदेश दल की टुकड़ी के रूप में किस देश के 144 जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया? ज़्यादातर विदेशों की टुकड़ियां हर वर्ष 26 जनवरी के परेड में शामिल होती हैं, किसी न किसी देश की। उसमें इस वर्ष 26 जनवरी 2023 को किस देश के 144 जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया? तो वह मिस्र की टुकड़ी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत ही हर एक एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न है। तो 26 जनवरी 2023 को किस लड़ाकू स्वदेशी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया गया? तो इसका उत्तर है प्रचंड। प्रचंड नामक लड़ाकू स्वदेशी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन 26 जनवरी 2023 को किया गया। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की नई टुकड़ी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई? किस प्रकार की नई टुकड़ी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई? तो जो अग्निवीर भर्ती चल रही है उसके तहत जो सिपाही भर्ती हुए हैं उसकी टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस की परेड में किसने वायुसेना की कमान संभाली? तो इसका उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिला वायुसेना कमांड की जो कमांड संभाली है वो कौन है? स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, नौसेना कमांड किस जो 26 जनवरी परेड है तो उसमें नौसेना की जो कमांड थी परेड की वो किसने संभाली? तो इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत। अगला प्रश्न है, ये सब 26 जनवरी 2023 से ही संबंधित प्रश्न ज़्यादा हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को कितनी झांकियां परेड में शामिल हुई? तो कुल 23 झांकियां 26 जनवरी की परेड में शामिल हुई, जिसमें 17 झांकियां विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की व 6 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों की थीं। जिसमें अगला प्रश्न है,
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र की झांकियों में किस भाव को दर्शाया गया? तो केरल जो साउथर्न राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र, इनमें नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया। तथा अगला प्रश्न ये है कि हरियाणा की झांकी में किसका प्रदर्शन किया गया? तो हरियाणा की झांकी में भगवत गीता का प्रदर्शन किया गया। ये वहाँ पे हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है, वहाँ भगवत गीता श्री कृष्ण जी के द्वारा बोली गई थी, तो उसी आधार पे भगवत गीता को दर्शाया गया था हरियाणा की झांकी में। अगला प्रश्न है, असम की झांकी में किस अहोम नेता को दर्शाया गया? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अहोम नेता को असम की झांकी में दर्शाया गया? तो लचित बोरफुकन। इसका उत्तर क्या है? लचित बोरफुकन। इनको दर्शाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की झांकी में किसे दर्शाया गया? तो प्रमला तीर्थम। प्रमला तीर्थम को आंध्र प्रदेश की झांकी में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले कितने बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में उपस्थित रहे? तो 11 बच्चे ऐसे थे जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले थे और गणतंत्र दिवस की परेड में उपस्थित हुए। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से प्रारंभ हुई तथा कहाँ समाप्त हुई? तो इसका उत्तर है विजय चौक से प्रारंभ होकर लाल किले पर समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन 29 जनवरी को विजय चौक पर किस सेरेमनी के साथ संपन्न हुआ? तो जब 26 जनवरी की अंतिम सेरेमनी होती है तो उसको नाम दिया जाता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के द्वारा 29 जनवरी को विजय चौक पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का समापन किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अमृत उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिला IPL, WPL, वुमेन प्रीमियर लीग की बोली में सबसे ज़्यादा किस टीम ने BCCI को राशि प्रदान कर उच्च बोली लगाई है? तो अहमदाबाद की टीम ने अडानी स्पोर्ट्स प्राधिकरण लिमिटेड ने खरीदा है अहमदाबाद की टीम को। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ परिवारों को जल की आपूर्ति दी गई है। इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान में 11 करोड़ परिवारों को जल की आपूर्ति कर दी गई है। इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल की उपलब्धता कराना है? तो इसका उत्तर है 2024। इसका उत्तर है 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण को जल की उपलब्धता कराना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकी देश नमीबिया से कितने चीते भारत लाए गए और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में रखे गए? इसका उत्तर होगा 8 लाए गए थे। दोबारा 15 फरवरी 2023 को कितने चीते अफ्रीका के नमीबिया से लाए गए जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में रखा गया है? तो 12 हैं, 7 नर और 5 मादा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अंतिम 3 चीतों का शिकार 1947 में हो जाने के पश्चात भारत में चीतों की समाप्ति हो गई थी? तो छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है। पहले ये मध्य प्रदेश में पड़ता था 1947 में, लेकिन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरिया जिला है। इसमें अंतिम 3 चीतों का शिकार हो जाने के पश्चात 1947 में भारत में चीतों की समाप्ति हो गई थी। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत सरकार ने किस सन में भारत से पूर्ण रूप से चीतों की समाप्ति घोषणा की थी? तो 1952 में भारत सरकार ने चीतों की समाप्ति घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 60 विधानसभा सीटों वाले किन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए? तो इसका उत्तर है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में जो 60 विधानसभा सीटों वाले राज्य हैं, यहाँ फरवरी 2023 में
विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। अगला प्रश्न है, जोशीमठ जहां भूदशाओं के बादल मंडराते रहते हैं किस राज्य में है? तो उत्तराखंड का चमोली जिला है यह, वहाँ पे जोशीमठ है। यहाँ पे दरारें आ जाने से वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी जगह बसाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड जिले के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित किस जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना को वापस ले लिया गया है? तो यह सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर एक जैनिज्म तीर्थ स्थल है जिसको भारत सरकार द्वारा पर्यटक क्षेत्र घोषित किए जाने का अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको वापस ले लिया गया है कि अब इसको जैनिज्म स्थल बना रहने दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्मेद शिखर जैनिज्म स्थल को पर्यटन पार्क बनाए जाने की अधिसूचना को रोकने हेतु किस जैन मुनि ने जयपुर में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इसका उत्तर है जैन मुनि समर्थ सागर ने अपने प्राण त्याग दिए थे। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित सम्मेद शिखर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए जैनियों का प्रमुख पूजा स्थल है। और 23वें जो पार्श्वनाथ थे वो भी यहीं पे अपना मोक्ष प्राप्त किए थे, कैवल्य प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंडो रशियन राइफल्स प्राधिकरण लिमिटेड, जो कि भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व रूस की कलाशनिकोव कर्सन व रासो बोरान एक्सपोर्ट का संयुक्त उपक्रम है, के तहत AK-203 राइफलों का निर्माण किया जा रहा है? यह उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कलवरी श्रेणी की कौन सी 5वीं पनडुब्बी सेना में शामिल की गई है? तो INS वागीर। INS वागीर है जो 5वीं पनडुब्बी है कलवरी श्रेणी की, इसको सेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो मझगांव शिप बिल्डर्स के द्वारा कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल R हरिकुमार भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, INS वागीर समुद्र में कितने दिन तक अंदर रह सकती है तथा कितने अंदर तक जा सकती है? INS वागीर जो है समुद्र में कितने दिन तक अंदर रह सकती है तथा कितने अंदर तक जा सकती है? तो 350 मीटर अंदर तक जा सकती है और 50 दिन तक यह रह सकती है। अगला प्रश्न है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का क्रम का अंकन कीजिए। तो पहली है कलवरी, दूसरी है खांदेरी, तीसरी है करंज, चौथी है वेला, 5वीं है वागीर और 6ठी है वागसीर। ये क्रम पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं उनका क्रम बताइए। तो कलवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, ये इनका क्रम है, याद करने लायक है। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत के किस शहर में मनाया गया? तो 8 से 10 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इंदौर में मनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है 8 से 10 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इंदौर में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 15वां व 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 15वां भारतीय सम्मेलन वाराणसी में तथा 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन वर्चुअल तरीके से हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या थी? डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जिसमें 70 देशों के 3500 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया का गेस्ट ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑस्ट्रेलियाई सांसद हैं सुश्री जेनेटा मास्करेनहास, इनको गेस्ट ऑफ ऑनर का पुरस्कार
प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो थे ये 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी दिवस के विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे ये विशिष्ट अतिथि थे। अगला प्रश्न है प्रवासी दिवस में किस नाम से डाक टिकट जारी किया? सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, इस नाम से डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया? तो 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है भारत में पहला प्रवासी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ तथा इसके प्रथम अतिथि कौन थे? तो पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 में दिल्ली में हुआ था और इसके प्रथम अतिथि अनिरुद्ध जगन्नाथ थे जो मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु भारत वापस लौटे थे। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में हैं? तो भारत में सर्वाधिक प्रवासी भारतीय अमेरिका में हैं, इनकी संख्या 44,60,000 है। अगला प्रश्न है 1961 ईस्वी के बाद 2022 में पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट किस देश में आई है? तो ऐसा चीन में हुआ है। चीन में ऐसा हुआ है कि 1961 ईस्वी के बाद 2022 में पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। चीन के साथ 2-3 चीज़ें स्पेशल हुई हैं। एक ऐसा है कि कोरोना टाइम में हर एक देशों की जो जीडीपी थी माइनस में चली गई थी, लेकिन चीन और बांग्लादेश ऐसे देश थे जिनकी जीडीपी प्लस रही थी। तो एक ये भी प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि में गिरावट किस देश में हुई है? तो चीन में 2022 में। अगला क्वेश्चन है 1961 ईस्वी में चीन का जनसंख्या की गिरावट का मुख्य कारण क्या था? तो इसका है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक प्रकार का सूखा पड़ गया था जिसमें लगभग काफ़ी लोग मारे गए थे, करोड़ों में संख्या में लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है पाकिस्तान व भारत अपने अपने देश के परमाणु प्रतिष्ठान तथा कैदियों की सूची को किस सन में किए गए करार के आधार पर आदान प्रदान करते हैं? तो 1988 ईस्वी में करार किया गया था कि हम लोग अपने देश के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे तथा कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान करेंगे। हाल ही कैदियों की सूची के आदान प्रदान के आधार पर भारत में कितने पाकिस्तानी गिरफ्तार हैं? तो 434 लोग भारत में गिरफ्तार हैं। जबकि अगला प्रश्न है कि हाल ही के कैदियों की सूची के आदान प्रदान के आधार पर पाकिस्तान में कितने भारतीय गिरफ्तार हैं? तो 705 लोग गिरफ्तार हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम द्वारा किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली बताया गया तथा भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो जापान व सिंगापुर जो हैं इनको सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है तथा भारत का स्थान 85वां है। अगला प्रश्न है हेनले द्वारा जारी पासपोर्ट पावर की 199 सूची में अंतिम स्थान किस देश का है? तो 108वां स्थान अफगानिस्तान का है। हेनले द्वारा पासपोर्ट पावर की सूची में चीन व पाकिस्तान का कौन स्थान रखा गया है? तो चीन का 66 है, पाकिस्तान का 106वां है। अगला प्रश्न है जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा 40 अंक प्राप्त करने के साथ 85वां स्थान है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार सूचकांक में सबसे अच्छी स्थिति किस देश की है? तो उत्तर होगा इसका डेनमार्क की सबसे अच्छी स्थिति है। यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार पाया गया है, इनको 90 अंक मिला है, जबकि द्वितीय स्थान में फिनलैंड व न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार विश्व का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो दक्षिणी सोमालिया विश्व का सबसे भ्रष्ट देश पर माना गया है। अगला प्रश्न है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 31 जनवरी 2022 को अस्थायी सदस्यता प्राप्त होने के बाद भारत ने किस वर्ष की अध्यक्षता के लिए दावेदारी की है? मतलब 31 जनवरी 2022 को यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है। अब 2028 से 2029 तक के लिए दावेदारी भारत ने की है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं। अगला प्रश्न है भारत यूएनओ का कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? तो 8 बार चुना जा चुका है।
अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूएनओ का सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो 12 बार जापान, दूसरे स्थान पर 11 बार ब्राज़ील है। सबसे ज़्यादा 12 बार जापान रह चुका है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील रह चुका है 11 बार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री जो उस समय विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री थी, कौन है जिन्होंने हाल ही में अपना पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो जेसिंडा आर्डर्न है। अगला प्रश्न है, बेनजीर भुट्टो के बाद प्रधानमंत्री रहती हुए मां बनने वाली दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा आर्डर्न ही है। अगला क्वेश्चन है, जेसिंडा आर्डर्न के त्यागपत्र देने के बाद किसे उनके पार्टी लेबर पार्टी का नेता चुना गया तथा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्रिस हिपकिंस बने हैं जेसिंडा आर्डर्न के त्यागपत्र देने के बाद, वहाँ पे नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आय व्यय संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो आय व्यय संबंधी आंकड़े जारी करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2022 से 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो 7% निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2021 से 22 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित थी? तो 8.7%। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में कुल निर्यात प्रतिशत कितना बढ़ा है? तो 9.09%। इकोनॉमी से जुड़े प्रश्न चल रहे हैं। अगला है, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में कुल कितना आयात बढ़ा है? तो 24.96% बढ़ा है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में $633.6 अरब से घटकर भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना हो गया है? तो $562.8 अरब हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी व दूरदर्शन के प्रसार के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक विभाग ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो बाइंड, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, एमवी गंगा विलास द्वारा कहाँ से कहाँ तक 3200 किलोमीटर की रिवर क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसका उत्तर है 51 दिनों के लिए बनारस से डिब्रूगढ़ असोम तक। गंगा विलास द्वारा प्रारंभ की गई क्रूज सेवा भारत तथा बांग्लादेश सहित कितनी नदी प्रणालियों से गुजरेगी? इसका उत्तर है 27। अगला प्रश्न है, एमवी गंगा विलास क्रूज सेवा किस कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है कोलकाता की अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेज। अगला प्रश्न है, 52 सेकंड में 0 से 100 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की कितनी ट्रेनें अभी तक चलाई जा चुकी हैं तथा हाल ही की कौन सी ट्रेन है? तो 8 ट्रेनें हाल चलाई जा चुकी हैं और हाल ही में विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद को 8वीं ट्रेन चलाई गई है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब व कहाँ से कहाँ तक चली? तो 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से दिल्ली तक चली। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2019 को कहाँ से कहाँ तक दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस वे चलाई गई? तो इसका उत्तर है दिल्ली से कटरा तक। दिल्ली से कटरा तक। अगला है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहाँ से कहाँ देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहाँ से कहाँ तक के लिए खोला गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई से नवी मुंबई, सिवरी से सिरले। मतलब मुंबई में, मध्य मुंबई में एक जगह है सिवरी और नवी मुंबई में एक जगह है सिरले। यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबा समुद्री पुल बनाया जा रहा है। गोवा के मोपा शहर में किसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर। अगला प्रश्न है, कितने जजों की पीठ ने 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विमुद्रीकरण के फैसले को सही दिया है? तो 5 जजों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से SA नजीर की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा विश्व की औसत GDP व भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो विश्व की 2.9% व भारत की 6.9%।
अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने कोरोना महामारी के चलते भी 2.2% की जीडीपी वृद्धि 2020 में की थी, जबकि भारत की जीडीपी 6.6% नकारात्मक रही थी? इसका उत्तर चीन है, पहले भी बताया जा चुका है। इतने प्रश्न कंप्लीट हो गए और आगे फरवरी माह के अन्य जो क्वेश्चन है अगली सीरीज में कंप्लीट करा दिया जाएगा।